नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा और मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद मौजूद हैं। बीते दिनों हम एक चर्चा कर रहे थे, स्नैपबैक सैंक्शंस की हम बात कर रहे थे। 2 दिन पहले भी इसको लेकर हमने एक वीडियो बनाया था और इसके पहले भी इस बात पर चर्चा हुई थी कि ईरान के ऊपर स्नैपबैक सैंक्शंस जो हैं वो लागू हो सकते हैं। और वो हुआ ही कि उसी मैकेनिज्म के तहत ईरान के ऊपर 27 तारीख, जिस पर आज हम बैठकर बात कर रहे हैं, एक बड़ी खबर आती है और ये ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका है। कैसे झटका है, क्या क्या हो जाएगा, असर कितना होगा, ईरान के ऊपर प्रतिकूल असर होगा, ईरान ने क्या कुछ कहा, सारी चीज़ें समझेंगे। आनंद मेरे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आनंद, JCPOA के तहत 10 साल पहले जो ईरान के ऊपर प्रतिबंध थे वो वापस लागू हो जाने वाले हैं। बिल्कुल। कौन से प्रतिबंध लागू होंगे, क्या क्या हुआ, थोड़ा सा बताइए ज़रा। देखिए, जो 2015 में JCPOA के तहत 4 देश थे, उसमें 6 देश थे, तो उन JCPOA के तहत ईरान के साथ जो भी डील हुई थी और उसमें ये था कि ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण नहीं कर सकता है और पैसे का लेन देन नहीं कर सकता है, तेल का निर्यात आयात नहीं कर सकता है। तो इन सभी कुल 6-7 पॉइंट है जो फिर से वो एक तरीके से दोबारा लागू हो गया है। और ये किसके तहत हुआ है? ये प्रतिबंध जो है 13 वर्ष पुराने UNSC रेजोल्यूशन 2231 के तहत बहाल हुए हैं, जिसके तहत JCPOA का जो गठन हुआ था 2015 में, आपको पता होगा, ईरान अमेरिका जब ओबामा की सरकार थी तो उस समय ओबामा जो है ईरान से बातचीत करके एक ये बैठक बुलाए थे और उसके तहत ही ये पूरा प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर ये था कि IAEA के साथ ईरान संतुलन बना करके रखेगा, कोऑर्डिनेट करके रखेगा, सहयोग करेगा जो भी ईरान के ठिकाने हैं। तो आपको भी पता है कि 2018 में जब ट्रम्प की सरकार थी तो उस समय इस JCPOA का जो प्रस्ताव था इसमें से निकल जाता है अमेरिका और इसमें बसते हैं 3 देश जो बसते हैं वो है ब्रिटेन। 3 देश मतलब अमेरिका निकल जाता है तो रूस चाइना भी तो इसमें थे ना। बिल्कुल, रूस चाइना थे, लेकिन रूस चाइना जो है इसलिए हम नहीं नाम ले रहे हैं क्योंकि वो ईरान के पक्ष में आज भी बात कर रहे हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात यह है कि प्रतिबंध लगा है तो जाहिर सी बात है प्रतिबंध तो रूस और चाइना तो लगाएंगे नहीं ईरान पर। जो E3 देश 30 दिन पहले प्रस्ताव लेकर के आए थे UN में कि भाई ये ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी E3 देश कि ईरान ना तो IAEA के साथ संतुलन बना करके ना ही कोऑर्डिनेशन कर रहा है, ना ही कोई सहयोग कर रहा है IAEA का। और रह गई बात जून का, जो आपने देखा हमला, इजराइल और अमेरिका ने भी हमला बोला था ईरान पर, तो उसमें भी बहुत सारे खुलासे हुए कि ईरान जो है कि IAEA की तरफ से भी ऐसा बयान आया था। हालांकि बाद में IAEA पलट जाता है, लेकिन ऐसा मानना है IAEA कि 6 परमाणु बम बना रहे हैं। तो इन सभी दावों को लेकर के E3 पहुंचा था UN और वहाँ पे वोटिंग होती है जिसमें UN में E3 की जीत होती है और एक तरीके से जो चीन की बात कर रहे हैं आप, हाँ, चीन और रूस की जो बात कर रहे हैं, साथ देना चाहिए था उतना दे नहीं पाए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ईरान के ऊपर असर क्या होगा, जैसे कौन कौन से सैंक्शंस बहाल हुए हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी है क्या? बिल्कुल, देखिए, इनके ऊपर जो भी सेंसर्स जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि उनका जो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो प्रतिबंध लगा है उसके बाद से जो विशेषज्ञों का जो राय आ रही है, वो राय अगर आप देखेंगे तो जो उनकी करेंसी है रियाल, वो बहुत ज़्यादा नीचे स्तर पे गिर चुकी है। तो आने वाले समय में आप ये देखेंगे तो हो सकता है कि जो अर्थव्यवस्था है ईरान का और बिगड़ सकता है। और सेशन की बात कर सके, जो प्रतिबंध नए लगे हैं उसमें ईरान पर हथियारों की खरीद बिक्री पर भी प्रतिबंध जो मतलब लागू थे वो दोबारा से फिर से लागू हो जाते हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है वो जो चला रहा है ईरान, उसको रोकने की भी बात कही गई है। इसमें ईरान के बैंकिंग, तेल निर्यात और प्रमुख उद्योग पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। इसमें ईरान के कई अधिकारियों और संस्थाओं पर भी जो वैश्विक यात्रा करते हैं और संपत्ति फ्रीज करने की भी बात इसमें मतलब ईरान के जो लोग फॉरेन में हैं उनकी संपत्ति को फ्रीज कर लिया जाए। मेन जो मकसद इसमें था, जो प्रतिबंध का जो मेन मकसद है वो है इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम। और आप भी जानते हैं जो भी बैठक अमेरिका और ईरान के साथ हुआ था उसमें यही बात रखी गई थी ईरान की तरफ से कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान बनाता रहेगा।
ईरान परमाणु बम बनाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन आनंद, एक चीज़ है कि IAEA माफ़ कीजिएगा JCPOA के तहत जो शर्तें रखी गई थी उसमें ये भी था, ईरान ने उसमें दस्तखत किए थे, उसमें ये था कि आप 3% से ज़्यादा यूरेनियम का एनरिचमेंट आप 60% कर ले रहे हो। बिल्कुल, जरूरत बता के यही बता दो। कारण है। कहते हो कि आप हम 90 नहीं करेंगे, हम परमाणु बम नहीं, तो इतने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि ऊर्जा के लिए तो इतने की आवश्यकता ही नहीं है। यही बात तो टेंशन में डाल दे रही है बाकी बिल्कुल यही कारण है। अगर आप जो बात बोल रहे हैं 30 से 60% वाली बात, तो कहीं ना कहीं अगर ये प्रतिबंध लागू हुए हैं ईरान पर, तो इसमें ईरान की खामियां हैं, ईरान की गलतियां हैं, तभी जाकर के UN में सुरक्षा परिषद में ये वोटिंग होती है और उसमें ईरान की एक तरीके से करारी हार होती है इसको, क्योंकि ईरान ऐसा मान रहा था कि जो स्नैपबैक सैंक्शन है वो अब हट जाएगा और टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा था, कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन जो परमाणु अप्रसार संधि जिसकी बात की जाती है NPT की, ईरान ये कह रहा है कि हम उससे भी बाहर निकल जाएंगे, उससे बाहर निकल जाएंगे तो उनका प्रोग्राम वो चलाते रहेंगे, ये तो है। बिल्कुल, अगर उसमें अगर NPT की अगर आप बात करें तो निकल रहे हैं क्या वो लोग? अभी तो ऐसी कोई खबर है नहीं, लेकिन मसूद पेजेस्कियान का इस पर बयान आया है। जब ये प्रतिबंध लागू हो जाने के बाद मसूद पेजेस्कियान बोलते हैं कि पश्चिमी देश एक तरीके से पश्चिमी देशों को चेतावनी भी देते हैं और वो कहते भी हैं ये बात कि ईरान अपना परमाणु जो कार्यक्रम है वो सामान्य रूप से चलाता रहेगा, लेकिन जब तक इजराइल ये न दावा कर दे या फिर ये एक तरीके से गारंटी न दे दे कि वो हमला नहीं करेगा, तब तक ये बात ईरान नहीं मानेगा। और ईरान की रह गई बात IAEA के साथ सहयोग करने की, तो ईरान पहले भी कह चुका है, हमले के बाद भी जब इजराइल और अमेरिका ने हमला किया उसके बाद ईरान को बाहर का IAEA का बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, लेकिन फिर से सहयोग में आते हैं, बातचीत होती है और ईरान में फिर से IAEA की एंट्री होती है। हालांकि अभी बहुत सारे ऐसे जो ठिकाने हैं वहाँ पर अभी निरीक्षण करने की अनुमति ईरान की तरफ से नहीं दी गई। तो आने वाले वक्त में IAEA के साथ जो सहयोग है वो डगमगाएगा, मतलब ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस लग ही गए, बिल्कुल तो डगमगाने वाला है ऐसा लग रहा है। देखिए, अगर प्रतिबंध लग गए हैं तो जाहिर सी बात है कि अब ईरान कोई ऐसा बड़ा कदम उठाएगा। रह गई बात IAEA के साथ सहयोग की, तो पहले ही बोल दिया है कि हम परमाणु कार्यक्रम चलाते रहेंगे। हम चाहे उनके सुप्रीम जो लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनेई साहब, वो भी बोल चुके हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, न्यूक्लियर कार्यक्रम है, उसको लगातार आप चलने दीजिए, उनकी ये अनुमति थी। अच्छा, उनका ये कहना है, पेजेस्कियान ने UN में कहा कि न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे हैं। हार्ड लाइनर्स कह रहे हैं कि हमारी जो लाइन है उसको बदल दिया जाए, ईरान के हार्ड लाइनर्स जो हैं वो कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा इसके बाद क्या आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि अमेरिका, इजराइल बनाम ईरान एक बार फिर से कुछ बड़ा हो सकता है? क्योंकि ईरान ने ये भी कहा कि हमारे पास Su-35 S-400 और तमाम चीज़ें जो हैं वो आने वाले वक्त में, मतलब बहुत जल्दी हमारे पास आ रही हैं, उन्होंने ये कहा। हालांकि हथियारों के ऊपर प्रतिबंध लगते हैं, ये जो सैंक्शंस लागू हो जा रहे हैं उससे, लेकिन फिर भी ईरान कह रहा है कि हमें मिलने जा रहा है, क्योंकि रूस और चाइना पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तो रूस और चाइना का इसमें अब कहीं ना कहीं सपोर्ट बढ़ेगा, ये हम देखेंगे। और क्या हम ये देख सकते हैं आने वाले दिनों में कि ईरान इजराइल या अमेरिका के खिलाफ वो जो बातचीत की बात चल रही थी कि बातचीत हो सकती है अमेरिका से, क्या वो पटरी पर आ पाएगा क्या? नहीं, देखिए, बातचीत की बात तो अब हो सकता है आ जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि कई राउंड बैठक हो चुकी है US की और ईरान की इसी मसले को लेकर के। लेकिन अब प्रतिबंध में ये भी आपको पता होगा कि अमेरिका ने भी इसमें वोट किया है। E3 की जो प्रस्ताव थे उसमें अमेरिका ने भी वोट किया है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका एक तरीके से जो दबाव बना रहा था ईरान पर कि कैसे भी करके वो डील हो जाए, डील होती नहीं है, हमले हो जाते हैं, उसके बाद सारी बातचीत धरे के धरे रह जाते हैं। अब हो सकता है ये प्रतिबंध के बाद ईरान कुछ ऐसे फैसले ले जो अमेरिका से फिर से बातचीत शुरू हो सके। बिल्कुल नहीं, बातचीत शुरू हो सके ऐसा तो नहीं है कि ईरान, क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत युद्ध से ज़्यादा नुकसान गरीबी से, आपकी अर्थव्यवस्था अगर डाउन हो जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान, वैसे ही अर्थव्यवस्था को तो झेल ही रहा है ईरान बुरी तरीके से। तो ये एक प्रकार से कमर तोड़ने की कोशिश है अमेरिका या इजराइल की या UN की। बिल्कुल, देखिए, अभी तक देख रहे हैं जो भी ईरान के पक्ष में अभी तक कोई भी बातचीत नहीं की गई है, चाहे UN में हो, मतलब इस मामले को लेकर के कि क्या स्नैपबैक सैंक्शन दोबारा फिर से लग जाए या न लग जाए, इसमें ईरान के पक्ष में कोई बातचीत नहीं हुई है। और आप देख भी रहे हैं कि आज के डेट में 27 सितंबर को ये प्रतिबंध फिर से लागू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए तो अच्छी बात है,
इजराइल तो ये चाहता ही है कि ईरान पर पूरी तरीके से इजराइल जीत का दावा अभी कर रहा है। यूएन स्पीच में इजराइल के खिलाफ जीत का दावा कर दिया है बेंयामिन नेतन्याहू ने। एक चीज़ और है, सैटेलाइट इमेज से एक जानकारी और आई है कि ईरान नतांज के पास एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट का तेज़ी से निर्माण कर रहा है जो 100 से 150 मीटर गहरी है। अच्छा, एक चीज़ और है कि कुछ जो सैटेलाइट तस्वीरें उसकी बात हमने कर ली, मिसाइल तेज़ी से डेवलप करने में लगा हुआ है। एक बात और है, एक चीज़ और है कि प्लेनेटरी मिक्सर को फिर से हासिल करना एक कोशिश हो रही है, क्योंकि सॉलिड फ्यूल को ये मिक्स करने का काम करता है सटीक हमला करने के लिए, तो इसके लिए भी चल रहा है और इसको इजराइल ने टारगेट किया था जब ईरान के ऊपर अटैक हुआ था। ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। देखिए, अभी तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, बहाल हुए, अब ये देखना होगा आनंद कि चीन आगे क्या करता है, रूस आगे क्या करता है, बिल्कुल। देखिए, ईरान क्या करता है इस मामले में। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो इजराइल और अमेरिका ने इस प्रस्ताव को तो स्वागत किया है, लेकिन रूस चीन ने पुरजोर विरोध किया है इस प्रस्ताव का। और अगर बात अगर अमेरिका की करें ना, तो जो ट्रम्प प्रशासन है 2025 में ईरान के ऊपर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए थे। परमाणु वार्ता जो उनकी चल रही थी दोनों के बीच में, वो उसी के बीच में ही लगाए थे दबाव बनाने के लिए। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ट्रम्प जो है परमाणु वार्ता को लेकर के फिर से बातचीत करने का एक और प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आयतुल्ला अली खामनेई पहले भी इस मामले को लेकर के, जो परमाणु वार्ता चल रही है, पहले भी इस मामले को लेकर के मतलब ये स्नैपबैक सैंक्शंस जो हैं अब लग गए हैं तो उसको कैसे हटाया जाए। ईरान भी जाहिर तौर पर चाहेगा कि आर्थिक रूप से तो कम से कम उसकी चीज़ें ना बिगड़ें। बाकी लोग जो E3 हैं या अमेरिका हो या इजराइल हो जो गेम कर रहे हैं, इस बीच रूस और चीन का साथ मिलना या नॉर्थ कोरिया का साथ आना क्या ईरान को बचा सकता है, या उसको वैश्विक परिदृश्य देखते हुए कोई कदम या बातचीत का रास्ता तलाशना होगा। ये आने वाले दिनों में इसको लेकर बातें साफ होंगे। हाँ। आप अभी तो हम लोग ईरान की बात कर लिए, थोड़ा इजराइल पे भी हम लोग को फोकस करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि यूएन में जो कल भाषण नेतन्याहू ने दिया है, उसमें आपने देखा किस तरीके से इजराइल की एक तरीके से पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत किया गया है नेतन्याहू को। उनके भाषण में कोई भी देश शामिल नहीं होता। आपको पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि 75% जो है वो वोट पड़े हैं, पक्ष में खड़े हैं फिलिस्तीन के। लेकिन फिर भी दिलचस्प बात यह है कि जब वो बोल रहे थे, वो नक्शा दिखा के बोल रहे हैं कि हमने जीत हासिल की है, हमने हिजबुल्लाह को निशाना बनाया लेबनान में, हमने हमास को, और ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं वो। लेकिन एक चीज़ है आनंद, एक चीज़ है कि आप कितना भी अपनी जीत का जो भी दावा कर रहे हो, आप यूएन में भी दावा कर रहे हो, पता चल जाता है जब वहाँ से प्रतिनिधि यूएन के अलग अलग देशों के प्रतिनिधि अगर वहाँ से निकल रहे हैं, तो ये बताता है कि स्थिति क्या बनने जा रही है। और ईरान जो है उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगे हैं, तो ईरान अब आने वाले दिनों में क्या करता है, क्योंकि कोशिशें तो दोनों तरफ से हो रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ग्लोबल अड्डा में आपको हम जो विषय उठाते हैं कैसे लगते हैं, आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।